वो एक पुराना जर्जर हो चुका वीरान बंगला था, जैसे किसी अनदेखी डर को सांसों में कैद करके बैठी थी। उस बंगले के अंदर एक अंधेरा कमरा था और उस कमरे में व्योम एक अजीब काली मशीन पर बहुत ध्यान से काम कर रहा था। उसके कपड़े मैले हो चुके थे, बाल बिखरे हुए और उसके चारों ओर पुरानी धूल भरी किताबों का गुब्बार फैला था। हवा में सीलन और किसी अनजानी दहशत की बदबू थी। व्योम अचानक उन फटी हुई जर्जर किताबों में कुछ ढूंढने लगा। कुछ वक्त बाद उसके हाथ एक पुरानी काली डरावनी किताब पर रुक गए। एक ऐसी किताब जैसे सालों से कोई उसके खुलने का इंतजार कर रहा हो। वो उसके पन्ने पलटने लगा और फिर उसकी उंगलियां अचानक एक पन्ने पर रुक गईं। पन्ने के बीच एक खौफनाक राक्षस की आकृति बनी थी, इतनी घिनौनी, इतनी खौफनाक, जैसे वो चित्र किसी और दुनिया का सच्चा जीव हो। व्योम के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभर आई, एक पागलपन से भरी मुस्कुराहट। वो बड़बड़ाता हुआ बोला, अब मेरी मंजिल ज्यादा दूर नहीं। उसी वक्त कमरे का दरवाजा हल्के से खुला। धीरे धीरे कदमों की आवाज अंदर आई। वो पूजा थी, व्योम की कॉलेज की दोस्त। लेकिन व्योम इतना खोया हुआ था कि उसे उसकी मौजूदगी का एहसास तक नहीं हुआ। कुछ वक्त बाद वो फिर मशीन के पास चला गया। तभी पूजा की आवाज कमरे की खामोशी को चीरती हुई आई। ए व्योम, मुझे आए हुए 5 मिनट हो चुके हैं और तुम्हें पता नहीं चला? व्योम ने धीरे से सर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी और दुनिया में डूबा हुआ था। आखिर तुम्हें हो क्या गया है व्योम? पिछले 1 महीने से ना तो तुम कॉलेज गए और ना ही कोई क्लास अटेंड की, ना मुझे फोन किया, ना आर्यन और ना अर्चना को। हम तीनों कितना परेशान थे। और फिर मुझे याद आया कि तुम्हारे डैडी का एक पुराना बंगला भी है। तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गई और तुमने अपना फोन क्यों बंद कर रखा है? और तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? व्योम की आंखों में पागलपन और गहराता गया। वो अजीब अंदाज में चलते हुए पूजा के पास आ गया। मेरे अब्बू एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, जिनकी सोच कमाल की थी। वो हमेशा एक नई खोज करना चाहते थे, ऐसी खोज जिससे वो दुनिया की सोच बदल दे। लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब होने से पहले ही चले गए। अब मैं उनके ख्वाब को मुकम्मल करूंगा। तुम बिल्कुल ठीक वक्त पर आई हो। मैं अपने प्रोजेक्ट से चंद कदम दूर हूँ। इतना कहकर व्योम का ध्यान फिर से मशीन पर चला गया और वो पुरानी किताब को पागलों की तरह देखने लगा। पूजा के दिल में एक अजीब सा डर घर करने लगा। व्योम का बर्ताव अब इंसानी नहीं लग रहा था। कुछ वक्त बाद वो धीरे से पूछ बैठी, आखिर कौन सी खोज कर रहे हो तुम? व्योम ने तुरंत किताब का पन्ना पूजा के सामने रख दिया, जिसमें वो शैतानी चित्र बना हुआ था। ये एक पुरानी किताब है। इसमें छपा हुआ शैतान देख रही हो? ये कोई और नहीं है, बल्कि हम हैं। पूजा तो जैसे पत्थर बन गई। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। जिस तरह इंसानों का वजूद इस दुनिया में है, वैसे ही हमारे अंदर जो बुराइयां छुपी होती है ना, वो बुराइयां भी एक शैतान की रूप में एक दूसरे डायमेंशन में फिजिकली अवेलेबल रहती है। और मैं उस डायमेंशन का दरवाजा खोलना चाहता हूँ। इतना कहकर व्योम मशीन के पास गया और उल्टे सीधे बटन दबाने लगा, जैसे वो पागल हो चुका हो। अचानक मशीन से एक चमकदार, सफेद और तेज रोशनी निकली। एक भारी धमाका कमरे को हिलाकर गुजर गया। रोशनी सीधे व्योम के शरीर में समा गई, जैसे उसे चीरकर अंदर चली गई हो। अगले ही पल व्योम के शरीर से काला धुआं उठने लगा। उसकी आंखों की पुतलियां धीरे धीरे सफेद होने लगी और वो काला धुआं एक खौफनाक इंसानी आकृति में तब्दील हो गया। उस आकृति ने पूजा और व्योम को घूरते हुए कहा, मैं तुम्हारे अंदर की बुराई हूँ, एक फिजिकल रूप में। व्योम पागलों की तरह हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी।
मैं मेरी खोज में कामयाब हो गया। मैं अब दुनिया बदल दूंगा। अगले ही पल वो खौफनाक आकृति पूजा की ओर बढ़ी और उसकी गर्दन पकड़ ली। पूजा की चीख गूंज उठी। उसकी आंखें डर से फटी की फटी रह गईं। बचाओ, 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 बचाओ! व्योम घबराकर चिल्लाया। ये तुम क्या कर रहे हो? ये मेरी दोस्त है। बेवकूफ, इस दुनिया में जब मैं तुम्हारे मन में था तब तुम मुझे काबू में रख सकते थे, लेकिन तुमने मुझे डायमेंशन के दरवाजे से बाहर निकाल दिया है। अब यहाँ हम अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं। और फिर अगले ही पल उसके लंबे खौफनाक दांत पूजा के गर्दन में धंस गए। पूजा का शरीर कुछ ही वक्त में सफेद पड़ गया। उसने अंतिम सांस ली और जमीन पर गिर पड़ी। व्योम की आंखें फटी रह गईं। उसकी आत्मा जैसे टूट गई। ये मैंने क्या कर दिया? और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। वो कमरा पूजा के खून, मशीन के धुएं और एक नए जन्मे दानव की परिस्थिति से भर चुका था। अगली सुबह चारों ओर एक अजीब भारी अंधेरा छाया हुआ था, जैसे रात अभी गई ही ना हो। अर्चना अपने हॉस्टल के कमरे में गहरे टेंशन में बैठी थी। वो रात भर पूजा का इंतजार करती रही, मगर पूजा वापस नहीं लौटी। पूरी रात का सन्नाटा उसके दिल में किसी अनहोनी का खौफ बन चुका था। उसने फोन उठाया और व्योम को कॉल किया। नंबर बंद। पूजा को कॉल किया, उसका भी नंबर बंद। उसके हाथ कांपने लगे। थक हार कर उसने आर्यन को फोन लगाया। आर्यन, कल रात पूजा व्योम के पुराने बंगले में गई थी। उसे तो कुछ घंटे बाद लौट आना चाहिए था, मगर रात हो गई, वो नहीं लौटी। फोन की दूसरी ओर आर्यन के दिल को धक्का लगा। मैं तुम्हारे हॉस्टल के बाहर बाइक लेकर आता हूँ, तुम बाहर आ जाना। अर्चना टेंशन में हॉस्टल के बाहर खड़ी हो गई। अनजाना डर उसके कदमों के नीचे तैर रहा था। कुछ वक्त बाद आर्यन बाइक लेकर आया। हो सकता है कि पूजा को रात हो गई हो और वो वहीं रुक गई हो। हाँ, पहले तो मेरे मन में भी यही ख्याल आया था, मगर अब न जाने क्यों मेरा मन किसी अनहोनी बात से डर रहा है। आर्यन खामोश रहा, क्योंकि वही डर उसके दिल में भी उतर चुका था। अर्चना पीछे बैठी और बाइक सड़कों पर तेजी से दौड़ने लगी। कुछ वक्त बाद वो दोनों उसी पुराने बंगले के सामने खड़े थे, टूटी खिड़कियां, गिरी दीवारें और काले सन्नाटे के साथ, जैसे सालों से किसी जिंदा रूह ने इसे हाथ न लगाया हो। जैसे ही दोनों अंदर गए, एक सड़ी हुई बदबू ने उनकी नाकों पर तेज वार किया, मानो हवा में किसी मृत शरीर की सांसें मिल गई हों। चारों ओर मोटी मोटी मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। हर कोने से जैसे कोई अनदेखी नजर उन्हें देख रही हो। बंगले में इतनी गहरी खामोशी थी कि उनकी अपनी सांसें भी गूंज रही थीं। अर्चना और आर्यन ने पूजा और व्योम को आवाज लगाई, मगर वो आवाज दीवारों से टकराकर वापस लौट आई, जैसे बंगला आवाजें निगल रहा हो। कुछ वक्त बाद वो दोनों उस कमरे तक पहुंचे। वहां जमीन पर पूजा की लाश पड़ी हुई थी। अर्चना की आंखें डर से फैल गईं। आर्यन तुरंत बेहोश पड़े व्योम के पास गया। व्योम, जल्दी उठ, क्या हुआ तुझे? व्योम को होश आया। चेहरा सफेद, आंखों में दहशत जमी हुई। वो चिल्लाते हुए बोला, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने ही पूजा को मारा होगा। तुम पूरी तरह से पागल हो गए हो। उसी वक्त कमरे के अंधेरे में वो चलती हुई आंखें चमकी, लाल, भूखी और दानवी। अर्चना डरती हुई बोली, आर्यन, ये कौन है? अगले ही पल वो खौफनाक राक्षस अंधेरे से निकलकर सामने आ गया। उसकी लंबी उंगलियां, झुकी हुई रीढ़ और भारी सांसें कमरे की हवा को चीर रही थी। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो राक्षस अर्चना पर टूट पड़ा और उसकी गर्दन पर दांत गड़ा दिए।
अर्चना की चीख से कमरा हिल उठा और कुछ ही वक्त में उसका शरीर ढीला पड़ गया, खून चूस लिया गया। आर्यन चीख पड़ा। आखिर ये है कौन? व्योम रोते हुए, कांपते हुए, टूटी सांसों में सारी घटना बताने लगा। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे उसका हर शब्द मौत की तरफ गिर रहा हो। सब सुनने के बाद आर्यन फुसफुसाते हुए बोला, मैंने तुझसे कहा था, तेरी स्ट्रेंजर थिंग्स की रिसर्च हम सबको बर्बाद कर देगी। अब इसे इसी कंडीशन में वापस कैसे भेजा जा सकता है? ये सुनकर व्योम की आंखों में पल भर के लिए चमक आ गई। वो मशीन की ओर भागा और उखड़ी सांसों में बटन दबाने लगा। अचानक मशीन से एक तेज रोशनी निकली और राक्षस की आंखों में गुस्से की ज्वाला भड़क उठी। मैं वापस नहीं लौटूंगा। वो झपट कर व्योम और आर्यन दोनों पर टूट पड़ा। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि दोनों की हड्डियां चटकने लगी। उनकी चीखें बंगले के अंधेरे में घुलने लगी और अगले ही पल दोनों दम तोड़ चुके थे। राक्षस रोशनी में समा गया और मशीन में एक खौफनाक विस्फोट हुआ। पूरा कमरा उड़ गया और चारों ओर सिर्फ खामोशी बची। कोई चीख नहीं, कोई सांस नहीं, सिर्फ मौत की बदबू। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए, दीवारों ने सारी चीख निकल